सुप्रभात बच्चों। कल हमने आपकी व्याकरण पुस्तक के पाठ 4 शब्द विचार के बारे में पढ़ा। शब्द विचार में आपने वर्ण के बारे में जाना कि वर्ण क्या होता है और फिर उसके वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब कि शब्द वही होता है, वर्णों का जो सार्थक मेल होता है, जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता है, वही शब्द कहलाता है। और फिर उसके बाद हमने शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर पढ़ा था। कौन कौन से आधार थे? 4 हमारे: रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो ये आपको कल अच्छे से समझ आ गए होंगे कि रचना के आधार पर हमारे शब्दों के कितने भेद बताए थे मैंने आपको: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उसके बाद मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति का मतलब कि किसी चीज़ का सोर्स क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कहाँ से निकल रही है, उसका पैदा होने की जगह कौन सी है। तो ये हमारे थे उत्पत्ति के आधार पर हमारे 5 भेद थे। ठीक है, तत्सम, तद्भव, विदेशज, विदेशी और संकर शब्द। तो आइए आज हम करते हैं अर्थ के आधार पर। तो आज हम क्या करते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द का भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द का भेद जो है, इसमें आपको देखिए, आपको अपना एक फ्लो चार्ट दिख रहा है, आपको फ्लो चार्ट नज़र आ रहा है। अर्थ के आधार पर आधार पर सामने जो फ्लो चार्ट बना है, तो आपने इसका वर्गीकरण किया है। शब्द के आधार पर शब्द के अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद दिखाए हैं यहाँ पे? 4। सबसे पहला है एकार्थी शब्द। अब जो एकार्थी शब्द होता है वो उसका क्या मतलब होता है? एकार्थी शब्द वो होते हैं जिसका अर्थ हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, तो एकार्थी शब्द कौन से हैं? देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है अथवा। अथवा जो है आपका हमेशा इसका कोई अलग से दूसरा मीनिंग नहीं होता है, ये अपने एक ही रूप में यूज़ होता है हर जगह। तो एकार्थी शब्द का मतलब क्या है? जो जिनका केवल एक ही अर्थ रहता है, सदा हमेशा एक ही अर्थ रहता है उनका। रेडियो, एक्सरे, यथा, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं। अनेकार्थी, उसके बाद दूसरा भेद है हमारा अर्थ के आधार पर अनेकार्थी शब्द। अब अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? अनेकार्थी के वर्ड से ही आपको पता चला है अनेक अर्थों वाला। अनेकार्थी का क्या मतलब है? अनेक अर्थों वाला। और इससे पहले जो हमने करा एकार्थी, एकार्थी का क्या मतलब हुआ? एक अर्थ वाला। एकार्थी का मतलब एक अर्थ वाला, अनेकार्थी का मतलब अनेक अर्थों वाला। तो ऐसा शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, मतलब जो अलग एक ही शब्द है और उसके अलग अलग अर्थ हैं, तो उसे हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। अब आप कहेंगे कि अनेकार्थी शब्द आपने देखा अंबर। अब अंबर के 2 अलग अलग मीनिंग है। एक अंबर बोलते हैं कपड़े को भी और एक अंबर बोला जाता है आकाश को भी। तो आप जब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपका वाक्य प्रयोग के वहाँ पे अपने उस मीनिंग के हिसाब से उसको अंबर को यूज़ करेंगे। अगर आपको कपड़े के हिसाब से अंबर को यूज़ करना है तो आप अपना उसको वाक्य प्रयोग अलग तरीके से करेंगे। और अगर आप उसको आकाश के अर्थ में यूज़ कर रहे हो तो फिर आप उसका डिफरेंट वाक्य बनाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अंबर में बादल छाए हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? आकाश में बादल छाए हैं। ठीक है, हमें अपने अंबर जो हैं वो ध्यान से रखने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अंबर का यूज़ किस में किया? आकाश के रूप में किया। तो आपने प्रयोग जो है उसका प्रयोग को तरीके से करना है, ध्यान से करना है, अलग अलग अर्थों में। अब इसी तरह आपका एक वर्ड दे रखा है कारा कर। कर का मतलब क्या होता है? एक तो काम करने को भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्रिया का रूप है ये कि कोई काम कर, तू ये काम कर ले। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा अर्थ हाथ भी होता है कर का। ठीक है ना, हाथ को भी बोलते हैं कर। और एक होती है हाथी की सूंड भी। तो जब आप इसका प्रयोग करोगे वाक्य में तो उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची और अनेकार्थी में क्या शब्द है, अर्थ है, क्या डिफरेंस है? अनेकार्थी में क्या होता है कि एक ही वर्ड होता है और उसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। ठीक है, और पर्यायवाची में क्या होता है? अब इसको डिफरेंस को ध्यान से सुनिएगा। पर्यायवाची में एक शब्द होता है और उसके एक जैसे ही मीनिंग होते हैं, उसके ही जैसे और मीनिंग। मान लो इसका मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ। मान लो जैसे आपका घर में आपका नाम है
कोई भी आप अपने घर से ले लीजिए, आपको घर में कोई और नाम से बुलाते हैं, निक नेम से बुलाते हैं, लेकिन स्कूल में आपका कोई और नाम है, ठीक है, और आपके फ्रेंड्स आपको किसी और नाम से पुकारते हैं। तो आपने देखा कि आप तो एक ही हो, आप तो एक ही हो, लेकिन आपको घर में निकनेम से बुला रहे हैं, स्कूल में आपका स्कूल का नाम चल रहा है और फ्रेंड्स आपको किसी और नाम से बुलाते हैं। तो आपने देखा कि आप एक ही पर्सन हो, लेकिन आपको अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है। तो ये पर्यायवाची ऐसे ही होते हैं कि पर्यायवाची शब्द जो होता है वो एक ही होता है, और उसके जो अलग अलग पर्यायवाची शब्द होते हैं, जो उसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, वो उसी के मीनिंग होते हैं, ठीक है, लेकिन वो वर्ड एक ही होता है। और विलोम शब्द आप देखिए, विलोम शब्द जो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, इसका विलोम शब्द का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विपरीत अर्थ या भाव प्रकट करते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक, अब इस विलोम शब्द को ना हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपने पढ़ाई है इसके अंदर, ऊंच का नीच, दिन का रात, जन्म का मरण। उसके बाद आप देखिए आपका चौथा भेद। अब चौथा भेद क्या है? व्याकरणिक प्रकारे के आधार पर शब्द का भेद। अब चौथा आपका भेद क्या है? व्याकरणिक आधार पर आपका भेद है। ये व्याकरणिक आधार पर मतलब व्याकरण के अनुसार आपका शब्द का भेद बताया गया इसमें। व्याकरण के आधार पर शब्द का भेद बताया गया इसमें। अब ये इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले है एक आपका विकारी शब्द, ठीक है, सबसे पहले इसका क्या है भेद? विकारी शब्द। और दूसरा आपका क्या है, इसको हम ना व्याकरणिक प्रकार के आधार पर ना कई बार इसको हम बुक्स में प्रयोग के आधार पर भी पढ़ते हैं। तो आप इसको अपनी बुक में ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, इसकी जगह आप लिख सकते हो प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद। अब ये प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद बताए गए हैं। देखिए, एक तो है विकारी शब्द और दूसरे हैं अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द के बारे में आपको पहले मालूम होना चाहिए कि विकारी शब्द क्या होते हैं। अब विकारी शब्द कौन से होते हैं कि जिनके अंदर आप ऐसे शब्द जिनके अंदर आप लिंग, वचन, काल के अनुसार आप चेंजेस कर सकते हो। क्या? जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष या काल के अनुसार आप परिवर्तन, विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, तो उसमें आप चेंज कर सकते हो, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आपने देखा कि ये जो 4 है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, केवल आप इनके अंदर ही, इन 4 विकारी शब्दों के अंदर ही आप चेंजेस कर सकते हो। मान लो जैसे हमने कोई भी एक संज्ञा शब्द का उदाहरण ले लो, मान लो हमने ले लिया लड़का, तो आप इसके लिंग को चेंज कर सकते हो। लड़का अगर हमने लड़की लिखना है तो लड़की चेंज कर सकते हैं, तो लिंग बदल दिया हमने। और इसका वचन भी आप बदल सकते हो। मान लो एक लड़का है तो हम उसको लड़का लिखेंगे, और ज़्यादा हैं तो हम क्या लिखेंगे? लड़के। तो आपने देखा कि आपने वचन के अनुसार भी उसके अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। और आप क्रिया और साथ साथ उसमें आपने जब आप लिंग भी चेंज कर सकते हो तो साथ साथ आप उसका क्या कर सकते हो, पीछे क्रिया शब्दों में भी चेंज कर सकते हो। मान लो आपने लिखा लड़का पढ़ता है, तो उसमें आपने देखा पीछे क्रिया जो यूज़ हो रही है वो पढ़ता है लिखा हमने। और अगर हम लड़की लिखते हैं तो लड़की के लिए आप क्या लिखोगे? लड़की के लिए आप क्या लिखोगे? लड़की पढ़ती है। क्या लिखोगे? लड़की पढ़ती है। तो आपने देखा पीछे क्रिया शब्दों को भी आप चेंज कर रहे हो। इसी तरह से सर्वनाम शब्दों में भी आपके चेंजेस हो सकते हैं। जैसे आप लड़कों के लिए तो आप ही यूज़ करते हो और लड़कियों के लिए आप शी यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो ये इसमें सर्वनाम में भी आप चेंजेस कर सकते हो और विशेषण में भी आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपने लड़के के लिए आपने लिखा लड़का लंबा है, तो आपने देखा कि विशेषण आपने लिखा लंबा, ठीक है। लेकिन अगर आप लड़की के लिए लिखोगे तो लंबी लिखोगे, ठीक है ना। लड़की के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? लंबी है, लड़की लंबी है। तो आपने देखा विशेषण शब्द में चेंज हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप विशेषण का आप वचन भी बदल सकते हो। मान लो आपने एक लड़के के बारे में लिखी, एक लड़के के बारे में लिखा है तो आप लिखोगे लड़का लंबा है। और अगर ज़्यादा लड़कों के बारे में आप लिख रहे हो तो आप लिखोगे लड़के लंबे हैं। तो ये आप देख रहे हो कि पीछे क्रिया शब्दों में भी चेंज हो रहा है, विशेषण शब्दों में भी चेंज हो सकता है, सर्वनाम शब्दों में भी चेंजेस हो सकते हैं, संज्ञा में भी हो सकते हैं। तो इस चेंजेस होने की वजह से ही हम इनको क्या बोलते हैं? विकारी शब्द।
उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे आप। इसका अगला टॉपिक है अविकारी शब्द। अब जो अविकारी शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? जिनके ऐसे शब्द जिनके आप अंदर आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो जिन शब्दों के रूप में कभी भी परिवर्तन नहीं होता, मतलब वो हर जगह अपने मूल रूप में ही वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। मूल रूप क्या होता है कि जो उनका असली रूप होता है, जैसे क्रिया विशेषण। फॉर एग्जाम्पल ये अविकारी शब्द कौन कौन से हैं, और ये आपने क्लास 6 में भी पढ़े हैं बहुत डिटेल में। क्रिया विशेषण जिनको आप एडवर्ब्स बोलते हो, संबंध बोधक जिनको आप प्रीपोजिशंस बोलते हो, समुच्चय बोधक जिनको आप कंजंक्शंस बोलते हो, और विस्मयादि बोधक जिनको आप इंटरजेक्शन बोलते हो। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो आपके क्रिया विशेषण शब्द हैं इनके अंदर आप कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हो। जैसे नहीं सॉरी, इसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो ये आपके कौन कौन से होते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, है ना, यहाँ वहाँ भीतर ऊपर नीचे, ये आपके सारे क्रिया विशेषण शब्द हैं। तो इनको आप हर जगह हर वाक्य में अपने इसी रूप में यूज़ करते हो। ठीक है, उसके बाद संबंध बोधक होते हैं प्रपोजिशंस के अंदर, के भीतर, के बाहर। तो इन वाले शब्दों को भी आप एज इट इज़ ऐसे यूज़ कर सकते हो, चाहे वो एक वचन में यूज़ कर रहे हो, चाहे बहुवचन में यूज़ कर रहे हो, चाहे आप स्त्रीलिंग में, चाहे आप पुल्लिंग में यूज़ कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट है समुच्चय बोधक जिसको आप कंजंक्शंस बोलते हो। कंजंक्शंस में भी आप क्या करते हो? कोई भी चेंज नहीं करते हो। जैसे मान लो आपका इसलिए, क्योंकि, ये सारे शब्द जो हैं हमेशा हर जगह आपके इसी तरह से यूज़ होते हैं, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करते हो। तो आशा करती हूँ। और विस्मयादि बोधक तो आपको पता ही है, काश, वहा, उफ, ये इस तरह के शी, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, और इनको भी आप कोई चेंजेस नहीं करते हो। इनको हर जगह आप इनको अपने इसी असली रूप में इस्तेमाल करते हो। तो ये आपके हैं अविकारी शब्द। तो आशा करती हूँ ये आपको व्याकरणिक या प्रयोग के आधार पर भी शब्द के भेद समझ आ गए होंगे। ये कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। अभी आपने अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद पढ़े थे पीछे? अर्थ के आधार पर आपने 4 भेद पढ़े, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। और प्रयोग के आधार पर आपने कितने शब्द पढ़े? विकारी और अविकारी। तो आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क में करने के लिए दूंगी। तो पहला आपका है, जिन वर्णों से अर्थ का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? शब्द। उन्हें क्या कहा जाता है? शब्द। उसके बाद सेकेंड है आपका, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों का शब्दांशों के मेल से बने हों पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाने वाले हों तो उनको क्या कहते हैं हम? यौगरूढ़। उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगरूढ़ शब्द। थर्ड में आपका है, विदेशी भाषा के जो शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में ही प्रयोग होने लगे उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द। उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द। जो शब्द विपरीत भाव प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। उन्हें क्या कहा जाता है? विलोम शब्द। उसके बाद 5th वाला देखिए, जिन शब्दों का सदा एक सा ही अर्थ रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द। उन्हें हम क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द। तो ठीक है, आपको ये सब समझ आ गया। अब आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेंगे अपने। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए शब्दों के आगे लिखिए कि वे रूढ़, यौगिक या यौगरूढ़ हैं। अब रूढ़ शब्द मैंने आपको बताए थे कि ये कौन से शब्द होते हैं जो हमारी परंपरा से चले आ रहे हैं, और उनको अलग अलग करने पर, उनको टुकड़े करने पर, उनको अलग अलग भागों में बांटने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता अलग अलग करने पर। ठीक है, तो ये इनकी पहचान थी। और यौगिक वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और इनका अलग करने पर अलग अलग मीनिंग निकलता है दोनों शब्दों का। और यौगरूढ़ वो होते हैं जो कि एक अलग से स्पेशल मीनिंग देते हैं आपको। होते ये भी यौगिक हैं यौगरूढ़ वाले, लेकिन ये अलग से स्पेशल मीनिंग देते हैं। तो आप देखिए, लंबोदर जो है ये क्या है आपका? यौगरूढ़। उसके बाद प्रधानमंत्री आपका क्या है? यौगिक शब्द। और कल आपका क्या है? रूढ़ शब्द। दूध वाला आपका क्या है? यौगिक शब्द, क्योंकि दूध का भी मीनिंग होता है, वाला का भी मीनिंग होता है। दशानन आपका क्या है? यौगरूढ़ है, क्योंकि 10 आनन वाला कौन है? रावण। तो ये अलग से मीनिंग दे रहा है, इसलिए ये यौगरूढ़ है। इसी तरह से आपने जो पहले लंबोदर करा था ना, तो लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश जी को बोलते हैं। लंबा है उधर जिसका। ठीक है, उधर किसको बोलते हैं? पेट को बोलते हैं। तो लंबा है उधर जिसका, ये अलग से मीनिंग दे रहा है ना, तो ये यौगरूढ़ था। और प्रधानमंत्री तो अलग से मीनिंग नहीं दे रहा ना, प्रधान तो होता है मुख्य,
हेड मेन जो होता है, और मंत्री तो आपको पता ही है, मिनिस्टर। तो ये यौगिक था, यौगिक शब्द था। और कल शब्द जो था, कल शब्द को हम का को अलग ला को अलग लिखने से दोनों का कोई मीनिंग नहीं निकलता, इसलिए ये रूढ़ शब्द था। अच्छा, दूध वाला हो गया यौगिक, दशानन हो गया यौगरूढ़। पीताम्बर जो होता है, इसका भी पीला अंबर है जिसका, ये किसको बोला गया है, श्री कृष्ण को, तो इसलिए ये भी यौगरूढ़ शब्द है। और घारा घर क्या है, ये भी रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसको घा को रा को अलग लिखने पर इनका अलग से कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। और ये परंपरा से चला आ रहा है, इसलिए ये रूढ़ शब्द है। आदमी भी, इसको आदमी को भी अलग अलग पार्ट्स में हम अलग करते हैं, आ को अलग करते हैं, द को मी को अलग करते हैं, तो इनका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये भी रूढ़ शब्द है। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज, और अब आपने इसको अच्छे से करना है, ठीक है।